तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटल स्पिरिट के एपिसोड 64 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड गैन पे हमने देखा था कि प्लान एक्टिवेट हो चुका है और गार्ड्स जो होते हैं वो दरवाजा खोलने को तैयार हो जाते हैं। तो इसी के साथ एक गार्ड जो होता है वो जल्दी से दरवाजा खोलता है, जबकि साथ ही दिखाता है कि शैनकी अपने साथियों को इशारा करता है कि आकर दरवाजे के पीछे छुप जाओ। और इसी के साथ ज़ाई वैंग और जिनवू दोनों इस दरवाजे के साइड के ऊपर आकर छुप जाते हैं और लिंगना भी वहां पर रेडी हो जाती है अटैक करने के लिए। और 3 घंटे पहले का सीन दिखाता है कि वो लोग जब यहाँ पर प्लान बना रहे थे तो शैनकी उनसे कहता है कि जब रो को यहाँ पर से लेकर जाया जाएगा, जब आयरन मास्क से अपने साथ लेकर शैनकी के पास जाएगा, सॉरी ची शैंग के पास जाएगा, तो उस वक्त तुम सभी लोगों को यहाँ पर काम करना होगा। रोक जो था वो लिंगना से कहता है कि मुझे लगता है कि ये काम तुम्हें ही करना होगा क्योंकि ज़ाओबा बहुत ज्यादा कमजोर है और टैंगजी जो है वो बहुत ज्यादा नर्वस है, इसी वजह से वो इस प्लान के का हिस्सा नहीं बन पाएगी, इसलिए तुम ये प्लान को पूरा करोगी, तुम्हें यहाँ पर इनका साथ देना ही होगा। तो शैनकी उन लोगों से कहता है कि बाहर 2 गार्ड्स खड़े हैं, दोनों गार्ड जो है जब वो यहाँ पर से आयरन मार्क्स चला जाएगा उसके बाद वो रो को लेकर चला जाएगा तो वापस नहीं आने वाला, तब तक हम लोग इन दोनों गार्ड्स को सबड्यू कर सकते हैं। दोनों के पास स्पिरिचुअल गन्स हैं, लेकिन जैसे वो लोग अंदर आएंगे उनके ऊपर यहाँ पर ज़ाई वैंग और जिनवू अटैक करेंगे, उनके पास हम लोग स्पिरिचुअल वेपन्स छीन लेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पर से आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे। हम लोग सीधा उस प्राइवेट रूम में जाएंगे जहाँ पर ची शैंग होगा और ची शैंग के पास जाकर हम लोग वहाँ पर से रो को ले लेंगे। शैनकी उनसे कहता है कि ये प्लान काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि अगर बाहर वहाँ पर कोई गार्ड होगा अभी तो बिना वेपन के मैं उन सभी को संभाल सकता हूँ क्योंकि मैं मार्शल आर्ट्स जीनियस हूँ। तुम सभी को अच्छी तरह से पता है कि मेरा कुंफू कितना ज्यादा अच्छा है। इसी के साथ ही यहाँ पर प्रेजेंट का सीन दिखाता है कि गार्ड अपनी गन लेकर अंदर आता है और कहता है कि सभी लोग पीछे हटकर दीवार के पास खड़े हो जाओ। और जैसे वहाँ पर अंदर एंट्री मारता है, इसी के साथ ही वो अपनी गन लेकर जैसे वह दरवाजे से अंदर पैर रखता है, हमारा जो ज़ाई वैंग होता है वहाँ पर से निकलता है, अपना हाथ उसके बाजू में डालता है और साथ उसके मुंह के ऊपर रखकर उसे पीछे की तरफ गिराता है, जबकि साइड के ऊपर से जिनवू निकलता है और अपने साइबॉर्ग के हाथ को यूज करते हुए पंजे की तरह उसी गार्ड के हाथ के अंदर दंसाल देता ताकि उसके हाथ से उसकी पिस्तौल छूट जाए। जैसे उसके हाथ से उसकी गन छूट जाती है, इसी के साथ ही हमारा शैनकी जो होता है वो बड़ी तेजी के साथ दरवाजे से बाहर निकलता है और बाहर जो गार्ड होता है वो अपनी गन निकाल ही रहा होता है, किसी के साथ ही वो अपने कुंफू को यूज करते हुए उसे एक जबरदस्त किक दे मारता है। जैसे वो उसके मुंह पर किक मारता है तो वहीं पर बेहोश हो जाता है, साथ उसकी गन भी वहां पर गिर जाती है। और इस तरह इन लोगों के पास अब यहाँ पर 2 गन्स आ चुकी हैं और साथ इन्होंने यहाँ पर अपने दरवाजे को भी खुलवा लिया और जहाँ से भागकर जा सकते हैं। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन फिर से प्राइवेट रूम का दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर ची शैंग जो होते हैं वो उसे बता रहे होता है कि तुम एक आर्टिफिशियल इंसान हो, तुम एक असली इंसान बिल्कुल भी नहीं हो। तो रो कहता है क्या तुम यहाँ पर क्या बकवास किए जा रहे हो, मैं एक असली इंसान हूँ। तो वो कहते हैं नहीं, तुम एक असली इंसान नहीं हो, तुम यहाँ पर अपने फादर जीटो जैसे कैसे दिखाई देते हो क्योंकि उस वक्त यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वार हीरो का ब्लड को यूज करके तुम्हें बनाया गया था। उस वक्त तुम्हारा फादर जीटो यहाँ का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान था, इसी वजह से उसके ब्लड के साथ तुम्हें बनाया गया था। तुमने कभी इस बात के ऊपर गौर किया है कि तुम्हारा नाम जो है वो रोग है जबकि तुम्हारे फादर का नाम रोग जीडो है, यानी कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उसी का नाम दिया गया, तुम्हें यहाँ पर कोई नाम भी नहीं दिया गया क्योंकि तुम एक असली इंसान बिल्कुल भी नहीं हो, इसी वजह से तुम्हारे पास यहाँ पर रोग का नाम है। बताओ कि यहाँ पर कोई किसी वेपन को नाम क्यों देगा, इसी वजह से तुम एक इंसान नहीं हो, तुम एक वेपन हो, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर कोई नाम भी नहीं दिया गया। तो रोग कहता है लेकिन मेरी मदर, क्या मेरी मदर मेरे साथ सारी जिंदगी झूठ बोलती रही। तो वो से कहता है कि जिसको तुम यहाँ पर अपनी मदर कह रहे हो वो भी एक एस क्लास की हंटर है, क्या तुम्हें पता है कि वो तुम्हारी मदर जो बहुत ज्यादा मासूम और एक आम सी घरेलू औरत बनने की नौटंकी कर रही है, तो हमारी ली कंट्री के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट असैसिन है जो कि एस रैंक की हीरो थी, उस वक्त सबसे ज्यादा पावरफुल औरत थी। तो क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी मदर का असैसिन नेम क्या था? उसका नाम स्माइलिंग रोज था, यानी कि वो जहां पर भी जाती थी अपने मिशन को पूरा करके ही आती थी। तुम्हारा रोग जो सारी बातें सुनने के बाद उन सभी को हजम नहीं कर पा रहा होता कि यहाँ पर कितना कुछ एकदम से बदल गया। मास्टर ची शैंग उसे कहता है कि मुझे पता है कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए ओवरलोड होती जा रही है, अभी तो यहाँ पर तुम्हें और भी बहुत कुछ जानना बाकी है, लेकिन मैं सब कुछ तुम्हें यहाँ पर नहीं बताऊंगा। और इसी के साथ ही हमारा रोग वहां पर चिल्लाना शुरू कर देता और कहता है नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी मदर मुझसे झूठ कैसे बोल सकती है, मेरे फादर जो है वो जीडो हैं। यहीं पर से दूसरी तरफ का सीन दिखाता है कि हमारे रो के साथी जो होते हैं वो भागते हुए जा रहे होते हैं, वो कॉरिडोर में सब भागते हुए जा रहे होते हैं और कहते हैं कि अब हम लोग आगे कहां पर जाएंगे। तो शैनकी उन लोगों से कहता है कि जब मैं यहाँ पर से लाया जा रहा था उस वक्त उन्हें लगा कि शायद मैं बेहोश हूँ, लेकिन मैं बेहोश नहीं था। मैंने यहाँ पर सभी के सभी कॉरिडोर्स को देखा है, मुझे पता है कि यहाँ पर बहुत सारे इस तरह के कॉरिडोर्स हैं, लेकिन रास्ते में वहां पर मैंने एक रूम देखा था जिसके अंदर एक बहुत ही बड़ा सा क्रिस्टल था, मुझे लगता है कि वहां पर सारी की सारी एनर्जी को स्टोर किया जा रहा है, हमें उस रूम तक पहुंचना होगा। तो लिंगना कहती है तो हम लोग वहां पर पहुंचने के बाद क्या करेंगे, क्या हम लोग उस क्रिस्टल को तोड़ने वाले हैं ताकि हम लोग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी वापस ले सकें? तो वो कहता है कि हाँ, हम लोग यहाँ पर यही करने वाले हैं, हम लोग वहां पर जाने के बाद उस क्रिस्टल को, उस एनर्जी सोर्स को तोड़ देंगे ताकि सारे सभी लोगों को उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी वापस मिल जाए। जब हमें हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी वापस मिल जाएगी तो हमारे लिए यहाँ पर काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। ये बात यहाँ पर रोग की, तो रोग के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो जिनवू कहता है कि रोग जो है वो मुझसे भी ज्यादा तेज है, हालांकि मेरे पास टाइगर की स्पीड है लेकिन इसके बावजूद रोग की स्पीड मुझसे ज्यादा है। और दूसरी बात, हम लोग जब यहाँ पर हमारे पास स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आ जाएगी तो हम लोग बड़ी आसानी के साथ सभी लोगों को यहाँ पर से हराकर निकल सकते हैं। यहाँ पर कोई दरवाजा लॉक भी होगा तो ज़ाई वैंग अपने मैजिक को यूज करते हुए हमें यहाँ पर से टेलीपोर्ट करके दीवार के दूसरी तरफ ले जाएगा और हम लोग यहाँ पर से निकल जाएंगे। और रोग के पास, क्योंकि उसके पास पंख है, तो वो अपने पंखों को यूज करते हुए खिड़की
से भी छलांग लगा सकता है और वहां पर से उड़ते हुए बाहर आ जाएगा। इस तरह हम सभी लोग यहाँ पर से बाहर आ जाएंगे। तो लिंगना उन सभी की बातें सुनने के बाद सोच रही होती है कि मुझे तो इस प्लान में बिल्कुल भी दम दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं, हमें ये करना ही होगा। अगर हम लोग यहाँ पर रुके रहेंगे तो फिर तो यहाँ पर हम सभी लोग बस अपनी मौत का वेट कर रहे हैं। अगर हम लोग ऐसा करके यहाँ पर से भाग सकते हैं तो मुझे लगता है कि हमें ये प्लान के ऊपर काम करना चाहिए। और इसी के साथ ही वो लोग भागते भागते उस रूम की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, वो रूम जो कि जहाँ पर अंदर क्रिस्टल रखा हुआ है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से हमें उसी रूम का दिखाया जाता है जहाँ पर ची शेंग हमारे रो को सच्चाई बता रहा होता है। तो मास्टर ची शेंग उसे कहते हैं कि हमने जहाँ पर तुम्हें बनाने के लिए एक बहुत ही खास एलिमेंट का यूज किया गया था। तुम्हें बनाते वक्त हम लोगों ने यहाँ पर एक एलिमेंट जिसे गुस्सा कहते हैं, हमने उस गुस्से को यहाँ पर इसकी बेस बनाया ताकि तुम्हारी पावर्स को ड्रा करने के लिए। हमने यहाँ पर बहुत सारी चीजों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारी चीजों को एनालाइज किया। उसके बाद हमें समझ आई कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो इंसान का गुस्सा इंसान को पावरफुल बना देता है। जितना ज्यादा इंसान गुस्सा होता है उतना ज्यादा वो पावरफुल हो जाता है। तो तुम्हें बनाते वक्त हम लोगों ने तुम्हारी बैटल स्पिरिट के अंदर कुछ ऐसे स्पेक्स डाल दिए जिसकी वजह से जब तुम गुस्सा होते हो तुम्हारी बैटल स्पिरिट रिलीज होती है और वो इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाती है कि कोई भी एडवांस लेवल का वार हीरो भी तुम्हारे सामने टिक नहीं सकता। हमने जब यहाँ पर प्लानिंग कंप्लीट कर ली और तुम्हें क्रिएट कर लिया, उसी वक्त जीडो का पता नहीं क्या हुआ। जीडो ने कहा कि वो यहाँ पर इस प्लान का हिस्सा नहीं बनना चाहता। तुम्हारे क्रिएट हो जाने के बाद उसने कहा कि वो यहाँ पर से जाना चाहता है। उसने मुझे धोखा दिया और उसके बाद तुम्हें किडनैप करके वहां पर से ले गया। इसी के साथ ही वो अपने पास से कुछ फोटोज निकाल कर हमारे रो की तरफ फेंकते और कहता है कि जरा इन फोटोज को चेक करो। जब यहाँ पर हमारे ली कंट्री की वार हो रही थी जू कंट्री के साथ, उस वक्त हम लोग बहुत ही डेस्परेट सिचुएशन में, हमें तुम्हारी जरूरत थी। उस वक्त हमने एक वेपन क्रिएट किया जो हमें जंग जितवा सकता था, लेकिन जीडो को पता नहीं क्या हुआ, उसने वहां पर हमारी 2 गार्ड्स को मार डाला जो ली कंट्री से थे। उनको मारने के बाद वो तुम्हें और लिंगशुन दोनों को तो अपने साथ लेकर वहां पर से भाग गया और जाकर एक गांव के अंदर एक आम जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। उसे लगा था कि शायद वो जहां पर जाकर तुम्हें सेफ रख पाएगा। उसे लगा था कि शायद तुम्हें वो एक आम बच्चे की तरह वहां पर जिंदगी देना चाहता है। और इसी के साथ वो दूसरी फीमेल हंटर यानी तुम्हारी माँ, जिसे तुम अपनी माँ कहते हो, उसे भी लगा था कि तुम एक आम बच्चे की तरह बड़े हो पाओगे, लेकिन असल में तुम एक वेपन हो जिसे यहाँ पर क्रिएट किया गया है। हमारा रोग उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा था कि इसका मतलब है कि मेरी माँ भी बहुत बड़ी झूठी है, मेरी माँ ने मुझे यहाँ पर झूठ बोला। हमारा रोग वहां पर ये सारी की सारी सच्चाई सुनने के बाद बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है, यानी कि उसके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बचती, क्योंकि अब उसे यहाँ पर सच्चाई पता चल चुकी है कि उसका कोई फादर भी नहीं है जिसे वो ढूंढ रहा था और उसकी मदर वो भी झूठी है, यानी कि उसकी मदर है ही नहीं। इसी के साथ साथ वहां पर दूसरी तरफ का सीन भी दिखाया जा रहा था जहां पर हमारी रोग की टीम जो होती है वो आगे की तरफ बढ़ रही होती है। उनके पास स्पिरिचुअल गन होती है, तो रास्ते में उनके जितने भी गार्ड्स आते हैं उन सभी को मारना उनके लिए काफी ज्यादा आसान होता है। इसी के साथ उन्हें वहां पर सामने अब 3 और गार्ड का सामना करना होता है, क्योंकि उसके पीछे जो दरवाजा है उसके अंदर वहां पर वो बड़ा क्रिस्टल होने वाला है। तो जैसे ही वो कॉर्नर से मुड़ते हैं तो इसी के साथ ही वो लोग जंप करते हैं। शैनकी जो होता है वो दीवार के ऊपर चढ़ जाता है, जो हमारा जाई वेंग होता है वो नीचे ग्राउंड के ऊपर बैठा होता है। तीनों गार्ड्स अपनी गन सामने करके खड़े होते हैं। जब वो शूट करने लगते हैं उनसे पहले वहां पर हमारा शैनकी और जाई वेंग दोनों वहां पर शूट कर देते हैं और उनमें से 2 गार्ड्स को मार डालते हैं। 2 गार्ड्स के मरने के साथ तीसरा जो होता है वहां पर खड़ा होता है और घबरा जाता है, जबकि हमारा शैनकी उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और अपनी गन को उसके सर पर रखता है और हेडशॉट लगाता है। इसी के साथ वो लोग कहते हैं जल्दी करो, हम लोग यहाँ पर पहुंच गए। सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं कि हम लोग उस रूम में पहुंच गए, हमें बस जाकर उस क्रिस्टल को तोड़ना होगा और उसके बाद हमारी स्पिरिचुअल पावर हमें वापस मिल जाएगी। जैसे वो लोग जाकर दरवाजे को ओपन करते हैं और अंदर जाते हैं, वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उन सभी लोगों के चेहरे के ऊपर यहाँ पर परेशानी और घबराहट दिखाई दे रही होती है, क्योंकि वहां पर सामने वहां पर लाफिंग मॉन्क बैठा होता है। लाफिंग मॉन्क जो होता है वो किसी कुर्सी के ऊपर नहीं बैठा हुआ, बल्कि वो डायरेक्टर की बॉडी के ऊपर बैठा हुआ है। डायरेक्टर को उन्हें इतनी बुरी तरह से पीटा होता है कि वो वहां पर गिरा पड़ा होता है और वो उसके ऊपर ही बैठा होता है। तो लाफिंग मॉन्क उन बच्चों से कहता है कि लगता है कि तुम लोगों ने अपनी गेम को अच्छे से एंजॉय किया, लेकिन अब बस यहीं पर तुम्हारा काम खत्म होता है। जहां पर हमारी एपिसोड 64 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अब जहां पर इन सभी लोगों के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि ये बिल्कुल एक प्रिजन की तरह है जिसके अंदर नो एस्केप है।